हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी यूपी बोर्ड चैनल। आज की हेडिंग है गतिशीलता। गतिशीलता में देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है कि जैसा कि हम देख चुके हैं, यानी कि इसके पहले वाले हेडिंग में हमने देखा जो कि अनुगमन वेग था, उसमें क्या है, चालकता गतिमान आवेश वाहकों से उत्पन्न होती है। जैसा कि अनुगमन वेग में हमने पढ़ा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी आयन से संघट्ट करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, यानी कि यादृच्छिक गति हो जाती है और उसका औसत वेग शून्य प्राप्त होता है। तो वहाँ से हमने देखा था कि जो अनुगमन वेग होता है वो वी डी इज इक्वल टू होता है माइनस ई टाउ अपान एम। तो इस प्रकार से अनुगमन वेग को पढ़ा गया था। अब यहाँ पर हमें अनुगमन वेग के बाद पढ़ना है गतिशीलता। और यह अनुगमन वेग का जो निकला था फॉर्मेट, इसमें यह कहा गया कि कोई चालक है, जैसे कि एक फिगर बनाया ही गया था धात्विक चालक का, और धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन आयन से संघट्ट करते हैं, तो संघट्ट करने के पश्चात इनकी दिशा यादृच्छिक हो जाती है। उसी के आधार पर हमें गतिशीलता, यानी कि उनकी गतिशीलता किस प्रकार से है यह देखना है। तो जैसा कि देखा गया कि कोई एक धात्विक चालक होता है, चालकता गतिमान आवेश वाहकों से उत्पन्न होती है, यानी जो आवेश गतिमान रहते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन के साथ संघट्ट करता है तो उनकी गति क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर टकराते हैं, ऐसे टकराते रहते हैं, जिससे इनकी दिशा भी यादृच्छिक हो जाती है। तो इनके कहने का मतलब है चालकता गतिमान आवेश वाहकों से उत्पन्न होती है। धातुओं में या गतिमान आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और आयन संघट्ट किया था तो इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होगा किसमें, धातुओं में। तो इसको याद रखिए, धातुओं में गतिमान आवेश वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। आयनित गैस में ये इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित आयन हैं। आयनित गैसों में ये इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित आयन है। विद्युत अपघट्य में ये धनायन तथा ऋणायन दोनों हो सकते हैं। विद्युत अपघट्य जैसा कि रसायन विज्ञान में बताया जाएगा, रासायनिक सेल वाले में, वहाँ पर धनायन और ऋणायन दोनों ही समझ में आएंगे। एक महत्वपूर्ण राशि गतिशीलता को व्यक्त करते हैं म्यू से, और जिसे प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग के परिमाण के रूप में परिभाषित करते हैं, जैसे कि म्यू इज इक्वल टू मॉड बी डी अपॉन ई। यानी इनके कहने का मतलब है, अगर गतिशीलता को लिखना हो तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। गतिशीलता का अर्थ समझ में आया, किस प्रकार से गतिशीलता है। गतिशीलता का मतलब है कि किसी धात्विक चालक में जो इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं उसके लिए व्यंजक क्या होगा, या उसकी गतिशीलता की चालकता क्या होगी, यानी उसकी गति किस प्रकार से, यादृच्छिक है तो उसकी गति किस प्रकार से होगी, उसके लिए हमें एक व्यंजक स्थापित करना है। तो गतिशीलता को व्यक्त करेंगे म्यू से, और यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं गतिशीलता। और गतिशीलता में फॉर्मेट क्या है इसका, म्यू इज इक्वल टू मॉड वी डी अपॉन ई। तो ई होता है विद्युत क्षेत्र, और जो बटे में रहे उसमें जोड़ा जाता है प्रति। देखिए, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, और उसके बाद वी डी क्या है, अनुगमन वेग तथा अपवाह वेग के परिमाण, और बटे में है तो इसे हम बोल सकते हैं अनुपात। अनुपात को कहते हैं गतिशीलता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू मॉड वी डी अपॉन ई, याद रख करके लिख सकते हैं कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र तथा इसके बाद अपवाह वेग के परिमाण, तथा अपवाह वेग के परिमाण के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं, और इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद फार्मूला लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू, या गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू
परिमाण को मॉड में लिखा जाएगा, मॉड वी डी अपान ई। और उसके बाद हमें पता है कि अनुगमन वेग वी डी इज इक्वल टू होता है माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपान एम, जिसे हमने अनुगमन वेग हेडिंग इसके पहले वाली हेडिंग में पढ़ा था। तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू मॉड वी डी का मान रख देते हैं माइनस ई टाउ अपान एम, और वी डी क्या हो गया और अपान कितना कर दें ई। इसके बाद यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू माइनस, मॉड से बाहर आता है तो अगर मॉड लगा रहे तो माइनस हो, जितनी भी राशियाँ रहती हैं ऋणात्मक व धनात्मक हो जाती हैं, यानी हो जाएगा ई कैपिटल ई और टाउ अपान एम, और उसके बाद पूरे का अपान है ई और पूरे का अपान कर लेते हैं 1। अगर 4 स्टेप होते हैं तो ये इसमें मल्टीप्लाई करता है और ये इसमें करता है, तो म्यू इज इक्वल टू ई टाउ और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से अपान इसका इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा m इंटू ई। तो ई हर में है, ई अंश में कट जाएगा। म्यू इज इक्वल टू ई टाउ का 1 में मल्टीप्लाई वही रहेगा ई टाउ अपान एम। यही गतिशीलता के लिए फार्मूला है। तो इस तरीके से गतिशीलता खत्म होती है, जहाँ पर टाउ क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए संघटन का औसत समय लिख सकते हैं। जहाँ टाउ विश्रांति काल पहले ही बताया गया, जहाँ टाउ इलेक्ट्रॉन के लिए संघटन का या संघटन का औसत समय है। तो यही है गतिशीलता, और गतिशीलता का SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, और प्रयोग मात्रक भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट मीटर सेकंड का 10⁴ गुना होता है। गतिशीलता हमेशा धनात्मक में। और नेक्स्ट हेडिंग है ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम में, जैसे कि हम ओम के नियम से पहले हमको जानना पड़ेगा कि ओम के नियम में क्या हुआ था। ओम के नियम में हमने देखा था इसकी 3 स्थितियाँ हुई थी। जैसे कि ओम के नियम में देखा था कि जो विभवांतर होता है वो प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो वहीं से B = RI निकाला गया था, जहां R प्रतिरोध कहलाता है। और इसके बाद यहाँ पर प्रवाहित विभवांतर I के अनुक्रमानुपाती बताया गया कि जब तक किसी चालक में V वोल्ट का विभवांतर दिया जाएगा तब तक I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती रहेगी L लंबाई में। उसके बाद उसी L लंबाई के चालक को आकार को 2 गुना किया गया। तो देखा गया था इसके व्यंजक में कि इसका प्रतिरोध भी 2 गुना हो गया था। इसके बाद इसके क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करके विभवांतर को प्रवाहित किया गया। तो इसमें भी देखा गया था कि प्रतिरोध 2 गुना हो गया था। यानी कि इसी के आधार पर हमें सीमा को देखना है। सीमा को देखने का मतलब यह है कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी या इसकी सीमाएं किस प्रकार से होंगी, ये ग्राफ क्या मतलब बताता है, इस ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब क्या है। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ समझना है कि जब ओम के नियम में बताया गया कि एक L लंबाई का चालक लिया जाता है तो इसमें B इज प्रोपोर्शनल I, यानी जितना भी विभवांतर प्रवाहित किया जाता है उतने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब इसी लंबाई को जब 2 गुना किया, और यहाँ पर प्रतिरोध कितना था R, और इसी लंबाई को जब 2 गुना किया गया, यानी कि इसके फिगर नंबर 2 ओम के नियम वाले में, तो इसमें देखा गया कि इसका जो प्रतिरोध होता है वह RC = 2R, यानी कि संयोजन का प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना आया, 2 गुना आया। और जब क्षेत्रफल को 2 भाग में बांटा गया, यानी यहाँ पर क्षेत्रफल एक A/2 रखा गया, तब देखा गया कि यहाँ पर यानी कि इसकी लंबाई को L/2 कर करके ले लिया गया। लंबाई वही थी। जब ये A/2 है तो इसका कितना होगा L/2, यानी लंबाई का पार्ट इस प्रकार से कर दिया गया L/2 और दोनों को जोड़ा गया तो यहाँ तक की लंबाई कितनी आई, Li। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले
यहाँ पर भी जो प्रतिरोध आया वह भी कितना था, 2R। संयोजन का प्रतिरोध वहाँ यहाँ पर 2R। तो क्षेत्रफल के माध्यम से अगर विभाजित किया गया, आधे आधे भाग में बांटा गया, विभाजन किया गया, तब इसका प्रतिरोध 2 गुना था, और जब लंबाई में बढ़ाया गया तब भी इसका प्रतिरोध 2 गुना था। यानी विभाजन में और उसकी लंबाई को बढ़ाने में प्रतिरोध 2 गुना प्राप्त हुआ। कम करने पर लंबाई को और उसके बाद लंबाई को 2 गुना करने पर प्रतिरोध का मान 2 गुना ही था, और पहले प्रतिरोध एल लंबाई में कितना था, एल था। तो इस प्रकार से हमें इसकी सीमाएं समझनी हैं कि जब तो इसमें देखा गया कि एल लंबाई में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध कितना है, आर है। लेकिन जब लंबाई को बढ़ा दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, तो इसका प्रतिरोध 2 गुना हो गया, यानी धारा का मान कुछ ज़्यादा मिलेगा, तो बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जब इसको कम किया गया, यानी क्षेत्रफल को कम किया गया, तो देखा गया तब भी प्रतिरोध 2 गुना, यानी प्रतिरोध बढ़ता हुआ क्रम में मिला। इसका मतलब है कि धारा का पाठ्यांक का मान और मिला। तो यहाँ कहीं पर हमें बराबर मिला है, कहीं पर ज़्यादा मिला है, कहीं पर विभाजन कम करने पर भी प्रतिरोध का मान हमें ज़्यादा मिला है और कम मिला है। तो इसी प्रकार से हमें इसको समझना है कि ज़्यादा और कम का मतलब क्या है, इसकी सीमा क्या कहीं पर निर्धारित है। जैसे कि ओम के नियम में कहा गया, शुरुआत में ओम का नियम क्या है क्लास 10th के लिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और वहीं पर हमने पढ़ा था V = IR या RI। और इसके बाद ये फिगर होता था। इस फिगर में केवल इतना दिखा दिया जाता था कि इस प्रकार से यहाँ पर अगर I एम्पियर की धारा है, V वोल्ट का विभवांतर है, तो जितना विभवांतर है उतनी ही धारा का मान मिलेगा, जिसके लिए ये सिंबल का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर हमें इसकी सीमा को देखना है, तो बता रहे हैं कि इसका मान एकदम सीधा ही मिलना चाहिए, परंतु अगर हम एल लंबाई का चालक लेते हैं तो जब तक एल लंबाई का चालक रहता है तब तक भी वोल्ट का विभवांतर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है। लेकिन जैसे ही इसकी लंबाई यानी चालक की लंबाई बढ़ाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि उसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में इस फिगर को दिखाया गया है कि किस प्रकार से लंबाई को 2 गुना करने पर इसका मान इस तरीके से हो जाता है, आधा करने पर क्या होता है। तो वही ओम के नियम की सीमाएं हमें समझना है। यहाँ पर देखा गया कि यद्यपि ओम का नियम पदार्थों के विस्तृत वर्ग के लिए मान्य है, विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे पदार्थ एवं युक्तियाँ विद्यमान हैं जहाँ V तथा I की अनुपातिकता लागू नहीं होती। यानी कि सभी पदार्थ जो होते हैं, जैसे ये चालक है, केवल चालक के लिए परिभाषित किया गया कि इसका मान बढ़ते हुए क्रम में मिल सकता है, लेकिन सभी चालक ऐसे नहीं हैं जहाँ पर सभी के मान हमें बढ़ते हुए क्रम में मिले, या सभी के मान हमें घटते हुए क्रम में मिले, या सभी के मान हमें नियत क्रम में मिले। यानी जितना वोल्ट का विभवांतर डाला जाए उतने आई एम्पियर की धारा क्या प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, उतने ही यहाँ पर मान मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पर समझना होगा। तो केवल चालक के लिए, चालक में विभिन्न पदार्थ आएंगे, तो जो पदार्थ आ रहे हैं, कुछ पदार्थों में चालकता अधिक मिलेगी, कुछ पदार्थों में चालकता कम मिलेगी, तो यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इसीलिए कहा गया है कि V तथा I की अनुपातिकता लागू नहीं होती है। मोटे तौर पर यह विचलन निम्नलिखित एक या अधिक प्रकार का हो सकता है। तो पहले इस फिगर में देखेंगे। यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है, बिंदुकित रेखा रैखिक ओम नियम को निरूपित करती है, जो बिंदुकित है, और सतत रेखा अच्छे चालक के लिए V तथा I के संबंध को दर्शाती है। यानी यदि चालक अच्छा रहेगा तो विभवांतर प्रवाहित करने पर I एम्पियर की जो धारा होगी उस पर जो है विभवांतर का मान या धारा का मान अधिक मिलने लगेगा, धारा का पाठ्यांक बढ़ने लगेगा। तो ये किसके लिए है, किसी अच्छे चालक के लिए है। सबसे पहले क्लास 10th का यहाँ पर बिंदुकित करके, यानी एकदम सीधा बताया गया कि इसका मान एकदम सीधा मिलना चाहिए। जैसा कि 10th में पढ़ा गया था कि प्रवाहित विभवांतर उत्पन्न धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, तो उसके लिए सीधा बनाया गया। लेकिन किसी चालक या अच्छे पदार्थ के लिए, अच्छे पदार्थ के लिए यहाँ पर क्या बताया गया कि इसमें धारा का पाठ्यांक बढ़ते हुए क्रम में मिलता है। तो सभी पदार्थों में यह बढ़ते हुए क्रम में नहीं मिल सकता है, उसके लिए यहाँ पर कुछ सीमाएँ दी गई हैं। देखो, कहा जा रहा कि V की I से अनुपातिकता समाप्त हो जाती है। समाप्त होने का मतलब है, ये ओम के नियम की सीमाएं में यहाँ से लिखिएगा कि विद्युत परिपथों
में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे पदार्थ एवं युक्तियाँ विद्यमान हैं जहाँ V तथा I की अनुपातिकता लागू नहीं होती है। यह विचलन एक या अधिक प्रकार का हो सकता है। उसके बाद साइड में ये फिगर बनाइए और इसमें लिखिए V की I से अनुपातिकता समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि देखा जाए तो इसका एक नियत अनुपात नहीं मिलता, यानी अगर एकदम सीधा रेखा होती तो V की I से अनुपातिकता थी, लेकिन अच्छे चालक में देखा गया तो इसकी अनुपातिकता के मान में कुछ परिवर्तन मिला। I का मान बढ़ते हुए क्रम में दिखाया जा रहा है कि V वोल्ट का विभवांतर तो वही है, लेकिन I का पाठ्यांक, ये तीर का निशान ये एक वक्र बता रहा है, इसे वक्र कहेंगे। ये वक्र बता रहा है कि इसका मान बढ़ता हुआ क्रम है, तो यानी कि ये अपनी जगह पर है और इसका मान बढ़ जा रहा है, तो इसका अनुपात तो बराबर है नहीं, इसलिए कहा गया कि इसकी अनुपातिकता समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद V तथा I के मध्य संबंध V के चिन्ह पर निर्भर करता है। चिन्ह पर निर्भर करने का मतलब यह है कि यहाँ पर V का मान धनात्मक दिशा की ओर लिया जा रहा है या ऋणात्मक दिशा की ओर लिया जा रहा है। देखिए ये V वोल्ट का विभवांतर, ये I एम्पियर की धारा, ये देखिए मिली एम्पियर की धारा है। यह डायोड है और यह डायोड हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। केवल इस वक्र को समझना है कि कैसे मान इधर ज़्यादा मिल रहा है और कैसे मान इधर कम मिल रहा है, उतना ही वोल्ट का विभव देने पर। तो धनात्मक दिशा में अगर वोल्ट का विभव देते हैं तो पहले तो नियत रहता है, फिर यहाँ पर पाठ्यांक बढ़ते हुए क्रम में मिलता है, और उसके बाद यहाँ पर देखें तो उतना ही वोल्ट का विभवांतर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर पाठ्यांक कम मिलता है। इसका मतलब ना तो यहाँ पर अनुपातिक मिल रहा है, ना ही यहाँ पर जितना V वोल्ट का विभव दें उतने ही I एम्पीयर की धारा अगर प्रवाहित होगी तब भी प्रोपोर्शनल I को यहाँ पर लागू कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका पाठ्यांक बढ़ते हुए क्रम में और इसका पाठ्यांक ऋणात्मक दिशा में है, घटते हुए क्रम में या ऋणात्मक दिशा में बढ़ते हुए क्रम में मिल रहा है, जो कि इससे इसकी अनुपातिकता कम है। यहाँ पर देखें तो इसका वक्र ज़्यादा बना है, इसका वक्र कम बना है। इसी के आधार पर भी हम कह सकते हैं, तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि V तथा I के मध्य संबंध V के चिन्ह पर निर्भर करता है, यानी वह धनात्मक है अथवा ऋणात्मक। नंबर B में ये लिखेंगे। दूसरे शब्दों में यदि कुछ V के धारा I है, यानी कि V का वोल्ट विभवांतर दिया जाए तो I एम्पीयर की धारा है, तो V का परिमाण स्थिर रख देते हैं। ये देखिए V का परिमाण एक जगह पर है 0.2 वोल्ट माइनस 0.2 या -2 कर दिया गया है। अब इसके बाद स्थिर रखने के बाद यहाँ पर कहा गया कि इसकी दिशा बदलने पर दिशा बदल दिया जाए, विपरीत दिशा में I के समान परिमाण की धारा उत्पन्न नहीं होती। इनके कहने का मतलब यह है कि जितना वोल्ट इधर विभव दिया जाए उतना ही विपरीत दिशा में दिया जाए, तो जितना एम्पियर की धारा यहाँ प्राप्त होती है उतने एम्पियर की धारा इसके विपरीत दिशा में प्राप्त नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि V तथा I के मध्य संबंध V के चिन्ह पर निर्भर करता है कि हम अनुपात को धनात्मक दिशा में ले रहे हैं या ऋणात्मक दिशा में ले रहे हैं। तो यहाँ तक लिखिएगा। तो डायोड ये जो बताया जा रहा है, हम इसको चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ लिए गए हैं फिगर। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नंबर सी में कहा जा रहा है V तथा I के मध्य संबंध एकमात्र संबंध नहीं है, यानी कि ओम की जो नियम की सीमा है उनका उल्लंघन हो रहा है। पहले इन्होंने कहा कि V तथा I का ही संबंध V = IR देता है। V तथा I के मध्य संबंध V = R या RI देता है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या था कि जब तक V वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है तब तक I एम्पीयर की धारा हमें प्रवाहित होती या I एम्पीयर की धारा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है V तथा I के मध्य संबंध एकमात्र संबंध नहीं है। कुछ ही चालकों के लिए यह अप्लाई हो सकता है, चालक के सभी पदार्थों के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि इसका मान बढ़ते क्रम में भी मिल सकता है और घटते क्रम में भी मिल सकता है। अर्थात उसी धारा I के लिए V के एक से अधिक मान हो सकते हैं। बहुत से मान हो सकते हैं कि जितने एम्पियर की धारा यहाँ पर लिया जा रहा है इसके विभव यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, तो इसके अनेक मान हो सकते हैं। ये नंबर सी में नोट करिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है
ये देखिए धारा यहाँ पर ली गई और विभव यहाँ पर। धारा को नियत किया गया और उसके बाद देखिए इसका वक्र पहले नियत मिला है यहाँ तक, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में, फिर वक्र नीचे है इसका मतलब घटते हुए क्रम में, फिर ऊपर जा रहा है इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो आरैखिक क्षेत्र है, ऋणात्मक प्रतिरोध है, ऋणात्मक रहेगा तो मान घटते हुए क्रम में मिला। तो GAS के में वोल्टता के सापेक्ष धारा में परिवर्तन, यह भी अगले चैप्टर में मिलेगा। Ga यहाँ पर एक धातु है और As भी यहाँ पर एक धातु है। Ga का मतलब है गैलियम, As का मतलब है आर्सेनिक। जब इसका इसके साथ अन्योन क्रिया होता है तो उसके मध्य हम देखते हैं कि धारा का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से मिलता है। यह सभी दोनों चीज़ें चैप्टर नंबर 14 में समझ में आएगा जब उस चैप्टर को पढ़ा जाएगा। तो दोनों ही कि Ga एक धातु है, As एक धातु है, या किस प्रकार से इसके साथ बी वोल्ट के विभवांतर के द्वारा आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है या आई एम्पियर की धारा को उत्पन्न करता है। तो सी में इस तरीके से लिखिएगा। तो यही है ओम के नियम की सीमाएं। अब नेक्स्ट हेडिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।